अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान राना अली ज़ुहैब और न्यूज़ कार्ड की आज पहली एपिसोड में बहुत से इम्पोर्टेंट और बड़े अहम समझे जाने वाले टॉपिक्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। न्यूज़ कार्ड एक ऐसी सीरीज़ है जो हमने आज से स्टार्ट की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रोज़ाना शाम 8 बजे आप न्यूज़ कार्ड की नई एपिसोड जो है उसको देख सकेंगे। इस एपिसोड में हम ये कोशिश करेंगे कि उस दिन के हवाले से जो मेजर और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की खबरें हैं, उन पर तबसरा और तज्जिया जो है वो किया जा सके। आज की इस एपिसोड में जो 3 मेन और बड़ी अहम समझी जाने वाली खबरों का हमने जो इंतखाब किया है, उनमें सबसे बड़ी जो खबर है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश को चावल की एक्सपोर्ट को लेकर है, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करेगी। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया के ऊपर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल को लेकर बहुत सारी कियासराइयाँ थी, जिनको आज डीजीआईएसपीआर ने क्लियर किया और उन्होंने क्लियर बाकायदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में उन्होंने इस बात को बढ़ाया और उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। वो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या कहा और अब तक उस केस की क्या अपडेट्स हैं। इसके साथ-साथ जो तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाने वाली खबर है जो हमारे नज़दीक सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उसकी तरफ अब नज़रसानी करनी शुरू कर दी है, वो है कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के हवाले से। इसमें मलेशिया ने ये किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। सबसे पहले हम आते हैं बांग्लादेश की जानिब कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो 1 लाख टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट करने की तैयारियां जो है वो शुरू कर ली हैं और इसके हवाले से जो ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने 1 लाख टन 1 लाख मेट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जो है वो भी दे दिया है, जारी कर दिया है। टेंडर के मुताबिक जो चावल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी बोलियां जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 28 नवंबर मुकर्रर की गई है। 28 नवंबर तक आप बोली जो है वो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक हद मुकर्रर की गई है कि कम से कम 25,000 टन और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख टन। अगर आपके पास 25,000 टन चावल मौजूद हैं तो आप बोली में हिस्सा ले सकते हैं, कम से कम। इससे कम अगर आपके पास है तो आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके साथ अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करने का, तो उसके पास सिर्फ 45 डेज होंगे अपनी इस बोली में जीते हुए कॉन्ट्रैक्ट की तरसील को पूरा करने के लिए। हाल ही में बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान ने चीन और वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं उनके साथ भी तजारत करने के लिए मजीद आगे जो इकदाम है वो उठाए हैं और इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो कराची पोर्ट जो है उसको बतौर गेटवे गेटवे यानी कि कराची पोर्ट के जरिए ये जितनी भी एक्सपोर्ट है वो होगी। रवा साल पहली जो 6 माह है उस की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसमें जो चावल की बरामदात है उसमें 28% कमी रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि पाकिस्तान से पिछले सालों की बनिस्बत इस साल पहले 6 माह में चावल की एक्सपोर्ट 28% कम रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन अब बांग्लादेश को जब ये चावल की एक्सपोर्ट होगी तो ऑब्वियसली इसमें इसकी जो मिकदार है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ अमेरिका ने जो भारत के ऊपर चावलों समेत 50% टैरिफ आयद किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे अमेरिकी मंडियों में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी और पाकिस्तानी जो हम ये समझते हैं कि अशिया हैं उनकी मार्केट में जो तजारती गुंजाइश है वो भी पैदा होंगी। ये अब तक की बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मजबूत बनाने के लिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है जो पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दिया गया है और बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से इसको एक्सेप्ट किया गया, इसको कबूल किया गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक क्या सराहियां थी पिछले दिनों से कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कंप्लीट हो चुका है और उसको सजा के तौर पर उसकी जितनी भी जायदाद है उसको जब्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ उसके जो केसेस हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। उसको उम्र कैद बामुशक्कत कैद बामुशक्कत जो है वो उसकी सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ
टॉप सिटी जो एक स्कैंडल था, उसमें जो उसका भाई शामिल था, उसको भी सजा दे दी गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसको लेकर आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने इस सारे केस का अहवाल जो है वो बयान किया। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये अभी तक सिर्फ क्यासराइयां हैं, कोर्ट मार्शल के ऊपर अभी फैसला नहीं किया गया। जैसे ही फैसला होगा तो पाकिस्तानी कौम का जानना सबसे पहला हक है। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी गुफ्तगू की, और उनका ये कहना था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अफगान हुकूमत की जानब से और खासतौर पर भारत की जानब से ये एक सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक एनवायरनमेंट और फिजा जो है वो एक क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करेगा, तो या किया है, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है वो बताकर करता है, अगर हम अफगानिस्तान में हमला करेंगे, हम अटैक करेंगे, तो हमारा हदफ जो है वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्दी को ही खत्म करने के लिए हम ये हमले जो हैं वो करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक छोटी सी रिपोर्ट भी पेश की कि 4 नवंबर से लेकर अब तक, यानी कि ऑलमोस्ट आज जब मैं ये आपके सामने ये तमाम हकायक रख रहा हूं तो आज 25 नवंबर है, पिछले 21 दिनों में 4910 उन्होंने ये कहा कि खुफिया जो ऑपरेशंस हैं वो किए गए हैं, जिसमें जो पाकिस्तान में हालिया 4 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं वो भी शामिल हैं। वाना कैडेट कॉलेज में ये जो आज से 3-4 दिन पहले वहां पे जो दहशतगर्दों का हमला हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वाना कैडेट कॉलेज में जो दहशतगर्दों ने असलहा इस्तेमाल किया, वो असला वो था जो अमेरिकन अफगानिस्तान से जाते हुए वहां पर छोड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं पे अफगान गवर्नमेंट के लिए और खासतौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इस सारे एशियाई खिते के लिए अमेरिका का छोड़ा हुआ जो असला है वो भी एक चैलेंज है। आपको याद होगा कि अभी आपने इन तस्वीर में भी देखी कि जब अफगानिस्तान में रजीम चेंज हो रहा था, तालिबान गवर्नमेंट वहां पे आ रही थी, तो उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद जब वहां पे पहुंचे थे, तो उनके हाथ में एक चाय का कप था, चाय की प्याली थी, जिसको आज हम ये समझते हैं कि वो शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। वो चाय की प्याली में उठा हुआ तूफान जो है वो आज पाकिस्तान से थम नहीं रहा। आज पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उनके पीछे तालिबान है। हाँ, एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, और वो ये उन्होंने कहा कि अब कोई भी गुड और बैड तालिबान नहीं है। ऑब्वियसली ये टर्म नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त मुतारिफ की गई जब एपीएस पर हमला हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला हुआ, और हमला होने के बाद गुड तालिबान एंड बैड तालिबान की जो एक टर्म थी उसको खत्म किया गया, और एक ही चीज आगे लिखी भी गई और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर उसको शामिल भी किया गया कि अब कोई गुड नहीं, कोई बैड नहीं, सिर्फ तालिबान है, और वो तालिबान है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा भी है। अब आते हैं आज की इंपॉर्टेंट और आखिरी खबर की जानब। वो ये है कि मलेशिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये मलेशिया की हुकूमत ने फैसला किया है, और इस फैसले के पर अमल दरामद जो है वो अगले साल यानी कि जनवरी 2026 से शुरू होगा। तब तक के लिए उन्होंने जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स की जो कंपनीज हैं, जिनमें इंस्टाग्राम शामिल है, फेसबुक शामिल है, और इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स के कंपनीज हैं, उनको बाकायदा तौर पर लिखा है कि आप इसके ऊपर वर्क कीजिए, और ये इतना इसको ऑथेंटिक कीजिए कि जनवरी 2026 के बाद अगर कोई मलेशियन शहरी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाता है तो उसकी एज को वेरीफाई करने के लिए भी आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म देना होगा, वेरिफिकेशन करने के लिए ऐसी उसमें कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई शिक डालनी होगी कि जिससे ये वेरीफाई हो सके कि सोशल मीडिया का अकाउंट बनाने वाला शख्स जो है क्या वो वाकई 16 साल से कम उम्र का है या 16 साल से ज्यादा है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, लेकिन सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा बन चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि एक शख्स ने एक से ज्यादा सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना रखे हैं, और इसके अलावा जो नाबालिग बच्चे हैं उन्होंने गलत या फेक
اپنی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مینشن کر کے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ملائیشین گورنمنٹ نے بڑا اسٹرکٹ قسم کی پالیسی اناؤنس کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو یہ لکھا ہے کہ آپ اس کا میکنزم دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج سے پہلے تک اگر 16 سال سے کم عمر افراد سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنا چکے ہیں تو آپ ان تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو بین کریں گے، اور بین کرنے کے بعد آپ ان کو ڈیلیٹ کریں گے، تاکہ 16 سال سے کم عمر فرد، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، کوئی بھی کسی بھی جینڈر سے اس کا تعلق ہے، وہ کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا استعمال نہ کر سکے۔ اس پر جو ملائیشیا کی پارلیمنٹ ہے ان کے اراکین نے بھی اس پر باقاعدہ طور پہ اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ بالکل بند ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے آسٹریلیا کی اگزامپل دی کہ 10 دسمبر سے آسٹریلیا میں بھی 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نہیں بنیں گے، اور جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ جو ہے وہ بھی بچوں کو سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے پر کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یورپی یونین نے بھی اب اس کے اوپر مزید کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ یورپی یونین کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کے استعمال کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ جس سے نابالغ بچے جن کی عمر 16 سال ہے یا 16 سال سے کم ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال نہ کر سکیں۔ اس کے پیچھے کی جو سب سے بڑی ریزن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب بچے 16 سال سے کم عمر کے لوگ سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بہتر ہوگی، کیونکہ جو ایک بینڈ وڈتھ ہے وہ کنٹرول میں آئے گی، اور دوسرے نمبر پر آن لائن جو ہراسانی ہے، جو سائبر کے کرائمز ہیں اس میں کمی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل جتنی بھی ہیکنگ ہوتی ہے وہ آبویسلی ان اکاؤنٹس کے تھرو ہوتی ہے جو اکاؤنٹس نابالغ بچے یا 16 17 یا 18 سال سے کم عمر کے بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کون سے لنک کے اوپر ہمیں کلک کرنا ہے، کس لنک کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو ہیکنگ، سائبر سیکیورٹی کے معاملات اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہتر بنانے کے لیے یہ 3 جواز ملائیشین گورنمنٹ نے دیے ہیں اپنی پارلیمنٹ کو، اور وہ اس قانون کو بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ آج اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملائیشیا، یورپی یونین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے ممالک اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی حکومت کو بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ کرتے ہیں تو پاکستان میں بچوں کے ساتھ پیش آنے والے بہت سے معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے، آن لائن ہراسانی کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ اور انٹرنیٹ فیسلٹیز جو ہیں وہ ان لوگوں تک محدود ہو جائے گی جن کو اصل میں ان کی ضرورت ہے۔ آج کے یہ 3 اہم موضوعات تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آپ تک پہنچانے بہت ضروری ہیں۔ نیوز کارڈ کی آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اس وقت تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔